पहले मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग थ्योरेटिकल रेट लॉ। देखो थ्योरेटिकल रेट लॉ की अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई, जैसे मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है Ma प्लस NB, प्रोडक्ट मान लो मैंने कहा वो भी C बना दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं भाई, अगर ठीक है मैं इसके लिए रेट लॉ लिखने की कोशिश करूंगा तो थ्योरेटिकली रेट लॉ लिखने का जो तरीका वो यही है, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर M। मतलब जो भी आपको मालूम है भाई बैलेंसिंग मोल होता है, थ्योरेटिकली यही काम किया जाता है कि भाई जो भी बैलेंसिंग मोल होता है वही हम पावर में रेस कर देते हैं। और हम सभी को मालूम है भाई M और N पावर ऑर्डर कहलाता है, ओवरऑल ऑर्डर के लिए जो है वो, ठीक है। हमारे पास में जो भी कहानी वो जानते हैं। चलो मैंने कहा जो भी बैलेंसिंग मोल होंगे उन्हें हम सिंपल पावर में रेस कर दिया करेंगे और उसके बेसिस पे देख लिया करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास में A प्लस B से C टाइप की, मेरा आपसे कहना ये था कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A and B becomes double and 4 times, then rate of reaction becomes 8 times, 16 times, ठीक है। अच्छा आपने आंसर तो बताई दिया 32 टाइम्स। चलो ऑप्शन तो खैर लिख देता हूं मैं, इतनी मेहनत की है मैंने तो। 1/32 टाइम्स। देखो हम सभी जानते हैं भाई, मैंने कहा जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है तो मैं थ्योरेटिकल रेट लॉ लिख के सॉल्व करूंगा भाई, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में। तो मैंने कहा थ्योरेटिकली मैं रेट लॉ यही लिखूंगा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। भाई जैसा उसने कहा वैसा ही कर दिया मैंने, जो बैलेंसिंग मोल थे पावर में रेस कर दिए, बिल्कुल भाई। अब मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं ठीक है A के कंसंट्रेशन को उसने कहा डबल कर दो, B के कंसंट्रेशन को उसने कहा 4 टाइम्स कर दो, तो यही तो होता भाई। तो हमने कह दिया भाई ये आ जाता 2, यहाँ से बाहर आ जाता 4 का स्क्वायर 16 और बाहर आ जाता। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर, तो हमने कहा जो R डैश है वो कितना आ जाता 32 टाइम्स ऑफ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। तो हमने कह दिया भाई जो भी रेट होगा दैट बिकम 32 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, उसी का क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन में। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A becomes double and B becomes half, then rate of reaction becomes, मतलब मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे लोगों को बता दोगे ऐसे ही मुझे आंसर 1/2 टाइम्स, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो किसी को भी नहीं है। मैंने कहा मैं थ्योरेटिकली रेट लॉ लिखना जानता हूँ, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 एंड B की पावर 2 है। जैसा कि उसने कहा था कि भाई हमने A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया,
तो मैंने कहा वो 2A कर दिया जाएगा। बी के कंसंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया, तो हम क्या देंगे भाई, ये कितना आ जाएगा, K इंटू 2 इंटू 1/4, और बाकी जो अपनी जगह पे वो बना रह जाएगा भाई ऐसे एज इट इज। तो मैंने कहा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं भाई जो भी हमारे पास में ठीक है रेट होगा, दैट बिकम 1/2 टाइम्स। कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है हमें। इसी का अगला क्वेश्चन है मेरा कि इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल becomes half, then rate of reaction becomes 8 times, 1/8 times, 16 times, 4 times। क्वेश्चन आप समझ रहे होगे मेरा क्वेश्चन क्या है, 8 टाइम्स। ठीक है भाई, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन समझ गए कि भाई हमने जो है वो वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो 8 टाइम्स हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दो मैंने कहा रेट लो, तो मेरा वही रिएक्शन को लेके मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ अभी, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। हम सभी जानते हैं भाई कंसंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम। खैर मोल से मुझे मतलब नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ से 1/V आ जाएगा और यहाँ से 1/V स्क्वायर आ जाएगा। तो हम सभी देख रहे हैं भाई जो भी रिएक्शन का रेट होगा, हम ये बात कह पाएंगे भाई 1/R³ आ, सॉरी 1/V³ आ जाएगा। मैंने कहा एक तो पहली बात है कि भाई वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं भाई अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नो डाउट उस केस में क्या होगा, जैसे हमने वॉल्यूम हाफ किया तो क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। MA प्लस NB2C, मैंने कहा प्रोडक्ट मैंने ये लिख लिया है। मेरा आपसे कहना है कि इफ concentration of A and B becomes double and half, then ratio of rate new rate to old rate। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2 की पावर m-n, 2 की पावर n-m, 1/2 की पावर m-n, 2 की पावर m+n। आप बहुत आसानी से बता दोगे मुझे, निहायती आसान बात पूछी है मैंने आपसे। आंसर इज ए। ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके आंसर से। मैंने कहा हम सभी को मालूम है कि भाई मैं अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा भाई, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M इंटू B की पावर N। थ्योरेटिकली लिखने के लिए बोला गया था मुझसे। तो अब उसने जैसा कहा कि मैंने A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मैंने ये 2A की पावर M हो जाएगा। मैंने B के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, तो मैंने कहा ये B/2 लिख दूंगा मैं। तो मैं कह सकता हूँ भाई R डैश इज इक्वल टू, यहाँ से 2 की पावर M बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/2 की पावर N बाहर आ जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N। इतना तो आप भी समझ रहे हैं, 2 की पावर M-N हो जाएगा। और ये जो है वो हमारे लिए क्या है, पुराना रेट है। तो हम कह सकते हैं भाई जो भी R डैश अपॉन R की वैल्यू होगी वो 2 की पावर M-N आ जाएगी। ठीक है ना। एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं।
A प्लस B2C मैंने एक रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट व्हेन, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 1 मोल A and 1 mole B mixed in 1 liter vessel, 2 mole A and 2 mole B mixed in 2 liter vessel, 3 mole A, 3 mole B mixed in 3 liter vessel, all have equal rate। ठीक है, जैसा आप कहोगे आपकी बात मैं मानूंगा। हाँ भाई, सबको लगता है रेट बराबर होगा, ऑल हैव इक्वल रेट। तो ये बात हम जानते हैं कि भाई रेट को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यही तो लिखा जाएगा। अब मैंने कहा जब मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा, जैसे मान लो पहले केस की बात करूं मैं, तो उसमें A का मोल 1 है, नो डॉट 1 से डिवाइड करूंगा, B का मोल 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने कहा यहाँ से रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट K के बराबर आ जाएगी। मैंने दूसरी वाली कंडीशन में देखूंगा उसका 2 मोल है, लेकिन वॉल्यूम में तो 2 लीटर है भाई, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, तो दूसरे में भी R की वैल्यू K आ जाएगी, और मैंने कहा तीसरे में भी R की वैल्यू K ही आ जाएगी, तो तीनों में ही रेट तो रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो मैंने कहा हम कहते हैं भाई रेट क्या होगा, हमारे लिए इक्वल रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ एक आसान सा। फॉर अ रिएक्शन rate is given as R is equal to K concentration of H plus की power n when pH of solution is increased from 1 to 2, then rate of reaction becomes 1 by 100 times, then find value of n। ठीक है, मैंने कहा किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ हमें दे रखा है कि जो भी रेट लॉ है वो इस तरह से दिया, और उसने कहा कि हमने पीएच को 1 से 2 कर दिया तो रेट 1 by 100 टाइम्स हो गया। तो हमें जानना है कि भाई उस केस में n की वैल्यू क्या हो। आपका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, आपके मुताबिक n की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, जैसा आप कहोगे चेक कर लेते हैं। देखो मैंने कहा इतना तो मैं भी जानता हूँ भाई, पहले सॉल्यूशन का pH 1 था, pH 1 था मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 था। तो उस कंडीशन में मैं अगर रेट लिखता तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है इंटू n है, तो हमें कह सकते हैं रेट क्या था, K इंटू 10 की पावर -9, ये लिखा जाता। बाद में उसने कहा कि भाई हमारे पास में जो भी pH की वैल्यू वो 2 हो गई, और मैंने अगर pH की वैल्यू 2 हो गई तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 आ गया। तो हमें कह सकते हैं जो रेट होगा वो R इज इक्वल टू के इंटू 10 की पावर -2 की पावर n लिखा जाएगा। तो हमने कह दिया भाई R इज इक्वल टू के इंटू 10 की पावर -2n लिख दूंगा। ये तो होगा भाई नया रेट, जिसको R डैश कह देता हूँ एक तरीके से। तो मुझसे कहा गया कि भाई हमारे पास में जो भी R डैश है, भाई क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यही तो है, दैट इज 1 by 100 टाइम्स ऑफ R बिकम्स 1 by 100 टाइम्स।
तो मैंने कहा आर डैश की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो k इंटू 10 की पावर माइनस 2n है। दिस इज इक्वल टू 1/100 इंटू आर, जो कि मैंने कहा k इंटू 10 की पावर माइनस n के बराबर है। भाई k से k चला जाएगा, आप अगर इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको आप राइट में ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस n अपॉन 10 की पावर माइनस 2n आ जाएगा। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस n प्लस 2n, मतलब 10 की पावर n आ जाएगा। और मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मैं कह सकता हूँ भाई हमारे पास में क्या होगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है ना, यही हमसे बात की जा रही है, मैंने कहा n की वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम थ्योरेटिकल रेट लॉ लिखना समझ गए कि भाई थ्योरेटिकली रेट लॉ लिखा कैसे जाता है, तो उस पर बेस्ड एक आसान सा प्रॉब्लम मिलेगा जैसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर दिया करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं हुआ करेगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बात यह कि अगर कोई भी एक रिएक्शन है मेरे पास में इस टाइप का, मैंने कहा ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी टी, अगर मैंने कहा इस टाइप की एक रिएक्शन है तो मैं इस रिएक्शन के लिए एक कहानी लिख सकता हूँ। और कहानी है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है that is equal to rate of reaction with respect to A upon its balancing mole। उसका balancing mole A है तो मैंने A से डिवाइड कर दिया। This is equal to rate of reaction with respect to B upon its balancing mole, rate of reaction with respect to C upon its balancing mole, rate of reaction with respect to D upon its balancing। तो मैंने कहा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी भी रिएक्शन के लिए, मैंने कहा मैं ये काम कर दूंगा, मैंने कहा ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। मान लो वो मेरा मानना है कि मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने कहा ये 1/a, मैं जानता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए को मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/b, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी को मैं डी बी बाई डी टी लिख सकता हूँ विद माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। 1/c रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी, मैं उसे डी सी बाई डी टी लिख सकता हूँ। 1/d मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी अपॉन डी टी बाई डी टी लिख सकता हूँ। भाई ऐसे भी कर सकता था, वो तो मैं जानता हूँ कि भाई मैंने ये रिएक्टेंट के लिए लिखा है इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, हम पढ़ चुके हैं इस बात को पिछली क्लास में। और मैंने ये प्रोडक्ट के लिए लिखा है तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा जो साइन था वही लगाने दिया। तो मैंने कहा ये बात भी मैं समझता हूँ, तो किसी भी रिएक्शन के लिए मैं ये काम कभी भी कर लूंगा, कोई मुझे ऐतराज नहीं होगा। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, फॉर अ रिएक्शन मुझे इस टाइप की एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी, 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है, डी सी बाई डी टी, 1/2 डी डी बाई डी टी। ठीक है, और मुझसे कहा जाता कि देन आइडेंटिफाई द रिएक्शन। उम्मीदन आप बता दोगे मुझे, मैंने कहा शायद आप मुझे ये बात बढ़िया तरीके से बता दोगे। अगर ये रिएक्शन दी है मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर ये रिलेशन दिया है तो रिएक्शन कौन सी होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। 2a प्लस 3b 2c प्लस 2d, बिल्कुल सही है। भाई हम सभी जानते हैं भाई यहाँ जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ये बेसिकली इनके बैलेंसिंग मोल रहे होंगे। और मैंने कहा जिनके साथ में नेगेटिव साइन लगाया वो रिएक्टेंट है, जिनके साथ पॉजिटिव लगाया वो प्रोडक्ट है। तो ए और बी तो रिएक्टेंट हो गए, तो मैंने कहा वो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b। बाकी मैंने कहा सी और डी प्रोडक्ट हो गए इसलिए मैंने कहा क्या आ जाएगा c प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये काम आराम से कर लेंगे। N2 प्लस 3H2 2NH3। if rate of reaction with respect to nitrogen
is 1 into 10 की पावर -4 मोलर सेकेंड इनवर्स, then find rate of reaction with respect to hydrogen and ammonia। ठीक है, मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन और अमोनिया के रेस्पेक्ट में रेट लॉ चाहिए। भाई रेट लॉ क्या लिखा जाएगा, एक आंसर आप मुझे बता रहे हो 3 इंटू 10 की पावर -4। मैंने आपसे ना मतलब मैं किसी भी रिएक्शन के लिए वो काम कर सकता हूँ। दूसरा आंसर आप बता रहे हो मुझे 2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है भाई, बिल्कुल आप जो कह रहे हो आपकी बात एकदम सत्य है। 2 इंटू 10 की पावर -4 और 3 इंटू 10 की पावर -4। ओके भाई, देखो मैंने कहा मैं किसी भी रिएक्शन के लिए ये बात लिखने से नहीं चूकूंगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया अपॉन, मैंने कहा ये लिख दूंगा मैं। अब अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का यूज कर लूं तो मुझे नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में दे रखा है भाई जो कि 1 इंटू 10 की पावर -4 है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अपॉन 3। तो मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4। हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, जिस यूनिट में दिया था उसी में हमने आंसर नोट कर दिया। दूसरा मैंने कहा मान लो मैं इन दोनों का इस्तेमाल कर लेता, तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में मुझे रेट दे ही रखा था, मैं जानता था भाई मैं इसे क्या लिखता, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया अपॉन 2। तो मैंने कहा अगर मैं अमोनिया के रेस्पेक्ट में रेट लिखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। मैंने कहा 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है ना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आराम से बात बता देंगे कि हमारे लिए ये रहेगा। एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2SO2 प्लस O2 2SO3 rate of formation of SO3 is 8 into 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, then find rate of reaction with respect to SO2 and O2। अगेन आप देख लो वैसा ही क्वेश्चन दिया है हमें। देखो लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है, जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है वो ग्राम पर लीटर में दी है, जबकि आप एक बात बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि हम कभी भी कैलकुलेशन ग्राम पर लीटर में नहीं कर सकते हैं। ग्राम पर लीटर की कैलकुलेशन अलाउड नहीं होती है, हमेशा कैलकुलेशन मोल पर लीटर में की जाती है। तो मैंने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, मुझे SO3 का रेट दे रखा था जो कि 8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर में था। मैंने कहा मेरा काम था इसे मोल पर लीटर में ले जाना, तो मैंने कहा मैं अगर मोल पर लीटर में ले जाना चाहूंगा तो मोलर वेट से डिवाइड कर दूंगा। भाई जाहिर सी बात है, ग्राम से मुझे अगर मोलर वेट चाहिए तो मैं यही काम करूंगा। तो मैंने इसे मोलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये रेट मेरे लिए कितना आ जाएगा, दैट इज 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब जब मुझे मोल वाला रेट मिल गया तो मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन अलाउड है, तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब मैं वो कहानी लिख दूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO2 अपॉन 1, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 अपॉन 1, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO3 अपॉन 2। मैंने चलो मानो एक बार इन दोनों के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, नहीं इन दोनों के लिए नहीं कर पाऊंगा, SO3 का दिया है
तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं एक बार जो SO2 और SO3 के लिए यूज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO2 वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO3 है। तो मैंने ये 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जब हमें ऑप्शन जो दिए थे वो ग्राम वाले दिए थे, तो आंसर भी ग्राम में ही पूछेगा। आप बता भी रहे हैं मुझे 6.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे मोल मालूम है तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके। हाँ वो अलग बात है कि भाई जब मैं SO2 के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो नो डाउट मैं मोलर वेट भी क्या लूंगा, SO2 का ही लूंगा। तो मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO2 ये आ गया। खैर अब आपकी श्रद्धा है कि आप उसे जो भी लिखना चाहो। मैंने कहा आप उसे 6.4 इंटू 10 की पावर -3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ग्राम पर लीटर पर सेकंड इनवर्स कर दिया हमने, ये हो गया। एक बार मैंने कहा चलो इन दोनों का हम यूज कर लेते, इन दोनों का हम यूज करते तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 ये था ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू SO3/2। तो मैंने कहा SO3 के रेस्पेक्ट में हमने पता ही कर लिया था, 10 की पावर -4 था। लेकिन मैंने कहा ये मोल पर लीटर में था और मुझे ऑप्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। तो ठीक है मैं O2 के मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो कि 32 होता है। तो ये आ जाएगा 32/2 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान है, हम उसे 1.6 इंटू 10 की पावर -3 लिख दें, तो ग्राम पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स ये आंसर आ जाएगा हमारे लिए। तो हम समझ रहे हैं इस बात को कि भाई अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो तो ये बात ध्यान रखेंगे, हम स्पेशली याद रखेंगे कि अगर मान लो बाई चांस मुझे ग्राम दे दिया है तो कभी भी ग्राम में मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, जज्बाती नहीं हो जाऊंगा क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, लालच में नहीं आऊंगा, मैं देख लूंगा। अगर मोल पर लीटर में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो मैं बाकायदा उसे कैलकुलेट करूंगा मोल में, फिर मोल में ही कैलकुलेशन करूंगा और मैंने कहा मोल से बाद में ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, फिर जो आंसर आएगा वो एक्सेप्टेबल है, मैं उस आंसर के लिए आपसे कभी मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, है ना, कोई भी एक रिएक्शन है मेरे पास में A+BB, मेरा आपसे कहना था इफ लॉग ऑफ -dV/dt, सॉरी log of -dA/dt is equal to log of dB/dt प्लस 0.4, 0.4 नहीं 0.6 लिख लेते हैं, प्लस 0.6, देन correct relation between A and B, A is equal to B, A equal to 2 times of B, A is equal to 4B और B is equal to 4A। बोलो भाई सी। देखो इतना तो आप सभी देख के समझ रहे हो कि भाई जो -dA/dt दिया वो कुछ और नहीं, वो जाहिर सा आर ए को रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। जो dB/dt है वो आर बी को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए मैं कभी भी ये लिख सकता हूँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए अपॉन बैलेंसिंग मोल ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी अपॉन बैलेंसिंग मोल बी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आप कहो तो दिस इज A/B इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। हम सभी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए को मैं -dA/dt लिखूंगा
और मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी को मैं dB/dt लिखूंगा। ठीक है, मैंने कहा ये दोनों तो हम कह ही सकते हैं भाई ये लिखा जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैंने कहा चलो लॉग ऑपरेट कर लेते हैं क्योंकि उसने लॉग दिया हुआ है। तो अगर हम इस पे लॉग ऑपरेट करेंगे तो log ऑफ -dA/dt, मैं डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ, तो log a इंटू बी को हम log a प्लस log b लिखते हैं, तो log ऑफ dB/dt प्लस log a अपॉन b, ये तो लिखेंगे। और मैंने कहा अगर हम क्वेश्चन में जो दिया है उससे कंपेयर करेंगे तो भाई हमारे हिसाब से ये वैल्यू 0.6 है, जबकि यहाँ से कितनी है, log a अपॉन b के बराबर है। तो हम ये कह देंगे भाई हमारे लिए जो भी log a अपॉन b की वैल्यू है वो 0.6 के बराबर है। हम जानते हैं भाई log 4 की वैल्यू 0.6 के बराबर होती है, इसका मतलब a अपॉन b की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो हम कह सकते हैं भाई a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ b आ जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था a और b में क्या रिलेशन होगा। तो खैर बता पाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से डील कर लेंगे। तो हम ये बात समझ गए कि किसी भी रिएक्शन के लिए कहानी हमारी हमेशा वैलिड है। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको और देता हूँ, 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2। मैंने कहा एक रिएक्शन मैंने मान लो इस टाइप की दे रखी है। मेरा आपसे कहना ये था कि -dN2O5/dt is K1 into concentration of N2O5 d NO2/dt is K2 into concentration of N2O5 d O2/dt is K3 into concentration of N2O5. Then find relation between K1, K2 and K3। ठीक है, मैंने कहा ये मुझे दे दिया और K1, K2, K3 में रिलेशन पूछा गया है। आप बता रहे हो 2K1 इज इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ठीक है भाई, ये बड़ा मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में हमें मिल भी जाता है, खूब हमसे पूछा भी गया इससे पहले। देखो मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी भी रिएक्शन के लिए कहानी नोट कर सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O5 अपॉन बैलेंसिंग मोल 2, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO2 अपॉन बैलेंसिंग मोल 4, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 अपॉन बैलेंसिंग मोल 1। ये लिख सकता हूँ मैं। भाई इतना आप भी समझते हो कि भाई -dN2O5/dt मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O5 है, dNO2/dt तो मैंने कहा ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO2 है, और मैंने कहा ये नो डाउट मेरे पास में क्या रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 है। तो मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O5, तो मैंने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन से K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिख सकता हूँ अपॉन बैलेंसिंग मोल 2। NO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 4। और मैंने कहा अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 1। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, K1 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू K2 अपॉन 4 K3 अपॉन 1। हम एक काम करते हैं, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। ये आ गया हमारे लिए। ठीक है, तो बता देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी हमें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जरूरी नहीं है कि मैं हर बार ये स्टेप लिखूं ही। आप देख रहे हो कि जो हमारे पास में N2O5 है उसका रेट कांस्टेंट K1 है, तो मैंने डायरेक्टली उसको इसके बैलेंसिंग मोल 2 से डिवाइड कर दिया, K1/2 आ गया। मैंने कहा जो NO2 है उसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो मैंने डायरेक्टली उसे उसके बैलेंसिंग मोल से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया।
और ऐसे ही मैंने कहा जो O3 है उसका रेट कांस्टेंट K3 और उसका बैलेंसिंग मोल 1 है। तो मैं ये सब पूरी कहानी ना लिख के क्या किया करूंगा, डायरेक्टली जो भी जिसके रेट कांस्टेंट हुआ करेंगे उसे उसी के बैलेंसिंग मोल से डिवाइड कर दिया करूंगा, और मैं रिलेशन नोट कर लिया करूंगा कि भाई मेरे लिए रिलेशन ये है। जैसे मैं बताता हूँ आप, मान लो मेरे पास में ये दे रखा है N2 + 3H2 2NH3, मुझसे कहा गया कि -d N2/dt is K1 into concentration of N2 minus d H2/dt is K2 into concentration of N2 d NH3/dt is K3 into concentration of N2। और मेरा फिर क्वेश्चन वही था, then find relation between K1, K2 and K3। 6K1 is equal to 2K2 is equal to 3K3। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा मैं इस बार ना अब वो काम नहीं करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे मालूम है भाई N2 का जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो उसके बैलेंसिंग मोल 1 से डिवाइड कर दिया। H2 का रेट कांस्टेंट K2 है, तो मैंने उसे उसके बैलेंसिंग मोल से डिवाइड कर दिया। अमोनिया का रेट कांस्टेंट K3 है, तो मैंने कहा मैंने उसे उसके बैलेंसिंग मोल से डिवाइड कर दिया। मैं अगर इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा, 6K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3। तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्या जरूरत है बेकार में जो है कि भाई हम ये काम करते रहे। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली रेट लॉ भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा ये कहानी में किसी भी रिएक्शन के लिए कभी भी लगा सकता हूँ, कभी कोई दिक्कत इस कहानी में नहीं आती है। चलिए बात करते हैं आगे की। बात यह है कि हमने थ्योरेटिकल रेट लॉ देख लिया भाई कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा बाकी मैं जो है वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ और बताता हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ तो बता देता हूँ, उससे पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन ही है जो मुझे आपको बताना है। इसी कैटेगरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये कि जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ 2x + y2 w + 3z, मतलब इस तरह की रिएक्शन दे रखी है। तो मुझे जानना था कि इस रिएक्शन के लिए विच इज आर करंट। मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए क्या सही और क्या गलत होगा ये हमें चेक करना है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि रेट ऑफ disappearance of x is 2 times the rate of formation of the। दूसरा मेरा कहना है कि रेट ऑफ disappearance of by is 1/3 times the rate of formation of z, rate of formation of w is by 1/3 times the rate of formation of z, all of this। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, डी बिल्कुल। मैंने क्वेश्चन इतना आसान है जिसकी उम्मीद आप कर नहीं सकते हो। मैंने इतना तो मैं जानता ही हूँ, वही मैं इसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x/2, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू y अपॉन इसका बैलेंसिंग मोल 1,
दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू W अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल 1, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Z अपॉन बैलेंसिंग मोल 3, ये लिखा जाएगा। और मैंने कहा ये लिखा जाएगा तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्या क्या कह सकते हैं वो आप जानते हैं। तो मैंने कहा ये तो आप देख सकते हो भाई, जो भी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एक्स है दैट इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई, मतलब अब तो पढ़ लोगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ऐसे देख देख के बताते रहे कि भाई रिएक्टेंट डिसअपियर करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो उसके बेसिस पर हमने नोट कर दिया कि भाई हमारे लिए रहेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो हम आराम से बता दिया करेंगे। अगली बात है हमारी भाई एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ की। मैंने कहा अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है Ma प्लस NB2C, इस टाइप का मान लो मैंने कोई रिएक्शन कंसिडर कर लिया, मैं इसके लिए रेट लॉ लिखता हूँ। एक बार मैं थ्योरेटिकली रेट लॉ लिखता हूँ और मैंने कहा मैं ठीक है ये लिखता आया हूँ, मुझे मालूम है भाई थ्योरेटिकल रेट लॉ में जो भी बैलेंसिंग मोल होते हैं वही पावर में रेज कर दिए जाते हैं। और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि रेट लॉ जो होता है वो रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है, पूरी केमिकल काइनेटिक्स रिएक्टेंट के लिए पढ़ी जाती है। और मैंने कहा अगर मैं इसके हिसाब से ओवरऑल ऑर्डर की बात करता तो मैं बिल्कुल कह सकता था कि भाई ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, M+N लिखा जाएगा। मैं अगर इसके लिए कहता कि भाई एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये होगा, तो मैंने कहा देखो मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि A और B की पावर में क्या रेज होगा, ये बात तो हमें ही मालूम है कि A और B की पावर में क्या रेज होगा, ये बात हम नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा कोई भी P और Q मान लेते हैं, और इस रिएक्शन के बेसिस पे मैंने कहा अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई वो P+Q। अब ये सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल होती हैं। मैंने कहा जो पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो ये कि भाई जो भी M+N का वैल्यू है वो हो सकता है कि भाई P+Q से मैच कर जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने जो थ्योरेटिकली रेट्रो लिखा वही एक्सपेरिमेंटल मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है भाई हम जो थ्योरेटिकली ऑर्डर निकालते वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से ज्यादा हो जाता। एक पॉसिबिलिटी हम ये भी कह सकते थे कि जो हमारे पास में थ्योरेटिकली ऑर्डर आता वो एक्सपेरिमेंटल से कम हो जाता। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी मैं कह सकता हूँ पॉसिबल है भाई, मुझे नहीं मालूम है क्या होगा, वो तो हर रिएक्शन की अपनी कहानी होगी, उसको देख के ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ अब बैलेंसिंग मोल को देख के लिखने वाली कहानी खत्म हो रही है, क्योंकि बैलेंसिंग मोल को देख के लिखने वाली कहानी थ्योरेटिकल होती है। अगर हमें एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखना होता है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए भैया, उसके लिए मुझे चाहिए डिटेल, डिटेल के बेसिस पे ही मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्या। चलो तो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने ए से बी ले ली है और मेरा आपसे कहना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो ये है कि ऑन changing the concentration of A, rate of reaction becomes then find order of reaction। जैसे मेरा आपसे कहना ये है कि भाई मान लो मैं ए के कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, रेट की बात कर रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जानना चाहता हूँ भाई ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मान लो मैंने जैसे ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो वहां से रेट भी डबल हो गया, है ना, डबल कह दे 2 टाइम्स कह दे बात एक ही है अपनी। तो मैंने कहा मुझे जानना है कि उस केस में ऑर्डर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो वो सभी सहमत है, और नहीं भी है तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मैंने कहा हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया है, भाई अगर मैं रेट लॉ लिखता है इस रिएक्शन के लिए तो ये लिखता R=K कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n। तो मैंने कहा मैंने अगर कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2 की पावर n लिख दूंगा,
और उसने कहा रेट डबल हो गया तो 2 के बराबर इक्वेट कर दूंगा। तो मैं कह दूंगा भाई यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 1। मतलब उस टाइम पे आप कह सकते हैं ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल कहलाएगी। मेरा आपसे कहना ये था कि मैंने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया या 2 टाइम्स किया, रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाए ना, रेट जो है मैंने कहा वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो मुझे जानना है कि उस रिएक्शन में ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा मैं तब भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तब नहीं बता पाऊंगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि भाई ऑर्डर 2 रहा होगा, और मैंने कहा फिर भी आपको दिक्कत है, तो मैंने कहा 2 की पावर n है। उसने कहा कि भाई हमने कंसंट्रेशन को डबल किया इसलिए 2 की पावर n लिख दिया। रेट को 4 टाइम्स हो गया तो इसलिए मैंने कहा हम n की वैल्यू सभी जानते हैं भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमने कहते भाई n की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी। हमने रेट को डबल किया, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल किया, और मैंने कहा कंसंट्रेशन मैंने कहा 8 टाइम्स हो गया। तो आपके मन में क्या है भाई, सभी समझ रहे हैं। मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया इसलिए 2 की पावर n है, रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम कह देंगे उस केस में भाई हमारे लिए ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। मेरा आपसे कहना था कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन रेट हाफ हो गया, तो बताओ उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा डबल किया इसलिए 2 की पावर n लिखूंगा, वो कह रहा है ये 1/2 हो गया। तो क्या हम सभी लोग ये बात बता पाएंगे कि भाई उस केस में ऑर्डर क्या होगा, माइनस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रही होगी। गुड। मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट जो है वो 1/4 हो गया। अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 1/4 हो गया तो -2 रही होगी। मैंने कहा सिंपल ये लिख लेना भाई 2 की पावर n लिख दूंगा, डबल किया इसलिए। उसने कहा 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। तो हम क्या देंगे भाई, रिएक्शन क्या होगी हमारे लिए, सेकंड माइनस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। चलेगा इतना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा ये काम हम आराम से कर लेंगे। मेरा आपसे कहना था कि मैंने रेट कंसंट्रेशन को डबल किया और जो रेट है वो सेम रहा, रेट बदला ही नहीं। अगर रेट नहीं बदला तो मुझे बताओ उस केस में ऑर्डर क्या होगा, बोलो। जीरो ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट रहेगा। आप भी जानते हैं भाई ऐसी कहानी तो जीरो ऑर्डर में ही निकल के आती है। मैंने कहा मैंने कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया, रेट 27 टाइम्स हो गया। तो मैंने कहा मुझे जानना है। तो इस बार मैंने जब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो 3 की पावर n कर दूंगा, 27 टाइम्स हो गया। मतलब मैं कह दूंगा भाई उस केस में क्या होगा मेरे लिए, एक थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स आ जाएगी। तो मैं मतलब ये बड़ी आसान सी बात होती है कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम बता ही नहीं सकते हैं या जिसके बारे में मैंने कहा हम नहीं जान पाएंगे, हम सभी जान रहे हैं भाई। मैंने कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया और रेट हाफ हो गया, ठीक है ना। तो मुझे जानना है कि भाई उस कंडीशन में ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा हम जो है कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हैं और रेट मैंने कहा हाफ हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो आप देख लो भाई हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू मैंने कहा सिंपल 4 का रूट नहीं होगा, 4 का रूट नहीं लिया जाएगा, -1/2 लिया जाएगा। 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा और -1 पावर में होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसलिए हमने कहा भाई हमारे लिए क्या होगा, -1/2 टाइम्स आ जाएगा। तो हम बता देंगे भाई ये कहानी। मैंने कहा रेट को मैंने 1.5 टाइम्स किया, मतलब कंसंट्रेशन को, और रेट जो 2.25 टाइम्स हो गया। तो मुझे बताया जाए उस केस में ऑर्डर कौन सा होगा। सेकंड ऑर्डर, ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई।
भाई सभी समझ रहे हैं ना। मैंने कहा हमने रेट को 1.5 टाइम्स किया है, तो मैंने कहा 1.5 की पावर n लिख दूंगा इस बार। उससे का रेट 2.25 हो गया। तो ठीक है, आप 1.5 का स्क्वायर करके देख लो। अगर मैंने कहा आपने 1.5 का स्क्वायर किया तो आप कह दोगे भाई उस कंडीशन में हमारे पास में ये आ जाए। उम्मीद की जा सकती है आपसे। मेरा आपसे कहना था कि भाई मैंने रेट को 1.5 टाइम्स किया है, और मैंने जैसे ही रेट को 1.5 टाइम्स किया तो जो हमारे पास में मतलब कंसंट्रेशन को, तो रेट 1.22 टाइम्स हो गया। तो मुझे बताया जाए भी उस कंडीशन में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। 1/2, ठीक है ना। मैंने कहा अगर आप 1.5 का रूट लेके देख लो, तो जैसे आप 1.5 का रूट लोगे आपको ये मिल जाएगा, तो चलेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा आपसे कहना था कि मैंने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया और रेट जो है वो 6 टाइम्स हो गया। तो मुझे जानना है कि उस कंडीशन में हमारे पास में ऑर्डर क्या होगा। हमने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया और मैंने कहा रेट 6 टाइम्स हो गया। तो इस बात वो डायरेक्ट रिलेशन तो कोई नहीं मिलेगा आपको भाई। सिंपल ए का स्क्वायर नहीं है, ए का क्यूब नहीं है, ए की कोई और पावर नहीं है। तो हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व ऐसे करेंगे भी, मैंने कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया है तो मैं जानता हूँ मैं 2 की पावर n लिख दूंगा। और मैंने कहा भाई ये 6 टाइम्स हो गया, तो मैंने कहा भाई ठीक है 8/3 या 2.6, बात दोनों एक ही चलेंगी दोनों। तो मैंने कहा मैं ये कह दूं भाई 6 टाइम हो गया। अब मैं ये जरूर कह सकता हूँ भाई, हो सकता है कि मैं डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाऊँ इस बात को, लेकिन मैं इस बात को लॉग लेके सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, बोथ साइड में लॉग ऑपरेट कर देता हूँ। तो लॉग 2 की पावर n इज इक्वल टू लॉग 6। मैंने कहा लॉग की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे लिए। तो n इंटू लॉग 2 जो कि 0.30 के बराबर है। लॉग 6 की अगर मैंने बात की तो मैंने कहा लॉग 6 को मैं जो है लिख सकता हूँ, तो लॉग 2 इंटू 3। तो मैंने कहा लॉग 2 की वैल्यू 0.30 है और लॉग 3 की वैल्यू 0.48 है। तो हमें क्या देंगे भाई, ये कितना है 0.78 आ जाएगा। तो हमारे पास में अगर ये 0.78 आ गया तो ठीक है, मैंने कहा हम यहाँ से n की वैल्यू लिख सकते हैं, और वो मैंने कहा कितना आ जाएगा 78/30। खैर आप उसे अप्रोक्सीमेशन में 2.6 लिख लो, या मैंने कहा 8/3 भी चल जाएगा। 8/3 भी मतलब कोई ऐसी गलत वो आंसर नहीं होगा। दोनों ही आंसर हमारे इस केस में आराम से चले, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसा एब्सर्ड टाइप का दे दे तो वहां पे डरना नहीं है, वहां लॉग ऑपरेट कर देंगे भाई, हमें लॉग ऑपरेट करना आता है, हम लॉग ऑपरेट करके सॉल्व कर देंगे। तो एक क्वेश्चन तो हमें इस टाइप का खूब मिलता है कि वो हमसे एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई हमने इसके कंसंट्रेशन को इतना कर दिया, बताओ अब नया रेट ये आ गया तो ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने हमने बता दिया भाई हमारे पास में ऑर्डर क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल तरीका था जो हमने आसानी से देख लिया था। और भी इसमें प्रॉब्लम मिलते हैं, और कैसे प्रॉब्लम मिलते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मुझसे कहेगा कि एक रिएक्शन है a प्लस बी से c on changing the concentration of A to double the rate becomes double, and on changing the concentration of A and B, both to double, the rate becomes 8 times. Then rate law is given as R is equal to K, concentration of A into concentration of B. R is equal to K
concentration of A square into concentration of B, R is equal to K, concentration of A into concentration of B square and A square B square. ठीक है, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। और मैंने कहा क्योंकि आप लोग तो भाई नो डाउट पढ़े लिखे हो, तो आप तो देख के ही बता दोगे ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ भाई, बता दिया जाएगा। देखो वैसे कहानी बहुत सिंपल है। उसने कहा कि भाई हमने जब ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। भाई इतना तो हम भी समझ रहे हैं कि अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, मतलब ए की पावर बन रही होगी। उसने कहा बाद में जब हमने ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 8 टाइम्स हो गया। तो जब हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया होगा तो इसकी वजह से रेट 2 टाइम्स हो गया होगा। इसका मतलब बाकी आप ये कह सकते हैं जो 4 टाइम्स हो रहा है बी की वजह से हो रहा है, और बाकी अगर बी के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब बी की पावर 2 रही होगी। तो हम कह सकते हैं रेट लॉ क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आराम से मैंने कहा ये कहानी सॉल्व कर पाएंगे। एक और आसान सा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं ऐसा ही। ए प्लस बी टू सी एक रिएक्शन दे दी मैंने आपसे। मैंने कहा कि ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A2 double rate becomes 4 times when concentration of A and B both becomes double, then rate becomes 4 times then rate law is given as ठीक है। मुझे लगता है आप आराम से बता दोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, बहुत आराम से हम जो है ये कहानी को एक्सप्लेन कर देंगे। बंद कर रहा है एकदम। देखो मैंने कहा मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप जो ये कहानी बता नहीं सकते हैं, बहुत आराम से बता दोगे, आपको मालूम है वो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाती है ना। और हम इतना पढ़ लिख तो लिए ही है। उसने कहा जब हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब जाहिर सी बात है कि भाई ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहा होगा। बाद में उसने कहा कि भाई हमने जब बी के कंसंट्रेशन को डबल किया और ए के दोनों को डबल किया तब भी रेट 4 टाइम्स रहा, तो इसका मतलब बी से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं होगा, ए की वजह से 4 टाइम्स हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं उस केस में जो रेट लॉ होगा वो रेट लॉ हमारे पास में चल जाएगा इतना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो एक तो इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें दे देता है। दूसरा आपको याद होगा हमें ऐसे क्वेश्चंस भी कई सारे दिए जाते हैं, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी टू सी एक रिएक्शन है,
मुझे ए का कंसंट्रेशन दे रखा है, बी का कंसंट्रेशन दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग रेट मेंशन कर रखे हैं। मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन मेरे पास 0.01 है और बी का कंसंट्रेशन भी 0.01 है। रिएक्शन का रेट जो 1 × 10⁻⁴ के बराबर है। मैंने ए के कंसंट्रेशन को 0.02 किया और बी का कंसंट्रेशन मैंने 0.01 रखा और मैंने कहा रेट 1 × 4 × 10⁻⁴ हो गया। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा और दिया, मैंने ए के कंसंट्रेशन को 0.02 रखा और बी के कंसंट्रेशन को मैंने 0.04 किया। तो मैंने देखा कि भाई हमारे पास में जो रेट है वो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे लिए 16 × 10⁻⁴ हो गया। तो मैंने कहा मुझे उस केस में रेट लॉ जानना है कि भाई रेट लॉ क्या होगा। मतलब रेट लॉ मिल जाएगा तो बाकी की कहानी भी हम बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल में हम रेट लॉ जानने की कोशिश करेंगे कि इन एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे अगर हम रेट लॉ देखें तो क्या होगा। ठीक, और जैसा कि आप बता रहे हो आपके हिसाब से ए की पावर 2 और बी की पावर 2 या ए की पावर 2 और बी की पावर 1, देखते हैं अभी। ठीक है भाई, मैंने कहा देखो हम सभी को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आती है कि मैंने कहा हम ये बात देख रहे हैं कि हमने यहाँ ए के कंसंट्रेशन को डबल किया है, भाई सभी को दिख रहा है ये बात तो। और बी का कंसंट्रेशन हमने सेम रखा है, भाई यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया। हमने देखा कि जैसे ही हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया वैसे ही हमारे लिए रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मैंने कहा ए के कंसंट्रेशन को डबल करते ही अगर रेट 4 टाइम्स हो गया तो आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो रेट होगा मतलब इतना तो तय हो गया कि भाई ए के डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ए की पावर 2 लिखी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा चलो बी को देख लेते हैं। तो यहाँ बी के मतलब ए के कंसंट्रेशन को हमने सेम रखा है, मैंने कहा बी के कंसंट्रेशन को मैंने 4 टाइम्स कर दिया। अब मैंने अगर बी के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया तो रेट भी 4 टाइम्स हो गया। तो अगर बी के कंसंट्रेशन का डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब बी के कंसंट मैं कह सकता हूँ बी की पावर 1 होगी। तो हमने कह दिया भाई हमारे पास में जो रेट लॉ होगा ये आ जाएगा। अब मान लो जैसे रेट लॉ हमें मिल जाएगा तो उस पर रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछ लेता है वो इसी में कहेगा कि रेट कांस्टेंट बताओ। मतलब जैसे ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेगा तो हम बता ही देंगे भाई, हम सभी जानते हैं भाई रिएक्शन जो होगी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। फिर हमसे कहा जाएगा भाई रेट कांस्टेंट बता दो क्या होगा भाई, तो ठीक है कोई एक रेट ले लो। मतलब मैं पहला वाला एक्सपेरिमेंटल डेटा ले लेता हूँ तो उसमें रेट 1 × 10⁻⁴ है। वहां पे ए का कंसंट्रेशन 0.01 है तो 0.01 का स्क्वायर, बी का कंसंट्रेशन भी 0.01 है तो मैंने ये तो 10⁻⁴ कट ही जाएगा। तो यहाँ से मान लो हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, 100 आ गया। तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमें रेट कांस्टेंट पूछा जाता वो पता चल जाता। या मान लो तीसरा मुझसे एक अलग से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A becomes 0.1 molar and concentration of B also 0.1 molar। मतलब जैसे रेट पूछ लेता हम लोगों से कि भाई रिएक्शन का रेट क्या होगा जब कंडीशन ये होगी तब बताना है हमें, तो हम बता देंगे भाई हमें रेट लॉ तो मालूम ही है। हम सभी जानते हैं भाई R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होता है। ठीक है, जैसा आप बता रहे हो मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है 100 है, ए का कंसंट्रेशन उसने कहा 0.1 ले लो, बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 ले लो, तो भाई तो कट ही जाएगा। तो मैंने कहा जो भी रेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। तो क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है भाई अगर इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें दे दिया जाए तो हम सॉल्व कर देंगे, और कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं होता है। मैंने कहा हम आराम से ये काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंटल डेटा और देता हूँ आप लोगों के लिए, सॉल्व करना होगा आपको। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है कि भाई हमारे पास में मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन और उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन का रेट मैंने आपको दे रखा है। मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन 0.1 और बी का कंसंट्रेशन 0.1 था तो रिएक्शन का रेट जो है वो
7.5 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर था। हमने ए के कंसंट्रेशन को 0.3 किया और बी के कंसंट्रेशन को 0.2 किया, तो रिएक्शन का रेट 9 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। हमने ए का कंसंट्रेशन 0.3 देखा और इसका 0.4 देखा, रिएक्शन का रेट मैंने कहा 3.6 इंटू 10 की पावर -2 देखा हमने। और मैंने कहा जब हमने ए का कंसंट्रेशन 0.4 देखा और बी का कंसंट्रेशन 0.1 देखा, तो रिएक्शन का रेट जो 3 इंटू 10 की पावर -2 देखा। ठीक, तो मुझे जानना है कि इस कंडीशन में रेट लॉ क्या है। आप मुझे बस रेट लॉ बता दो खाली। ए की पावर 2 और बी की पावर 2, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई बोलो। देखो मैंने कहा ये भी वही डायरेक्ट एनालाइज करना है हमें, बेकार में जरूरत ही नहीं ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की। सिंपल सिंपल एनालिसिस है जो कर लेंगे। ए की पावर 2 बी की पावर 1 चेक करते हैं। देखो मैंने कहा डायरेक्ट एनालाइज करने वाली अगर बात आती है तो ये है, जैसे यहाँ पे देखो, पहले उन्हें दो डेटा को आपस में पकड़ो जो जिनमें किसी एक की वैल्यू सेम रहे, ताकि भाई डायरेक्ट डिपेंडेंसी पता चले। मैंने यहाँ पे ये सेम है और बी का कंसंट्रेशन आप देखोगे हमने डबल कर दिया भाई, 0.2 से 0.4 कर दिया। और आप देखो जैसे ही हमने बी का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि भाई अगर हमने बी के कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब बी की पावर तो 2 रहा होगा। ये तो देख लो ना अब, क्या भाई हमने बी के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया। अब मैंने कहा किसी एक का कांस्टेंट रख लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इन दो डेटा को ले लूं जहां पे हम देखेंगे भाई बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, हमने ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया है, और मैंने कहा जैसे ही हमने ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया, देखो रेट भी 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ए की पावर 1 होगा, तो रेट लॉ क्या होगा, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 1। 0.4 हो रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। नहीं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, मतलब ऐसे तो फिर डेटा सॉल्व भी नहीं होगा हमारा आसानी से। मैं इसको -1 कर दूं पावर को तो चल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मैं उसे -1 कर दे रहा हूँ तो ठीक है, तो इतना चल जाएगा फिर आप लोगों को। चलो अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है कि दी ब्रोमिनेशन of acetone that occurs in acid solution is represented by CH3COCH3 plus Br2 aqueous CH3CO CH2Br aqueous plus H plus aqueous plus Br minus aqueous। These kinetic data were obtained for given
रिएक्शन कंसंट्रेशन, काइनेटिक डेटा है कि हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ Br2 दे रखा है और कंसंट्रेशन ऑफ H+ दे रखा है, और इधर मुझे इनिशियल रेट दे रखा है जो कि डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन का है। डेटा जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। डेटा है कि इसका कंसंट्रेशन मैंने 0.30 लिया है, Br2 का 0.05 लिया और इसका 0.05 लिया है। इसका कंसंट्रेशन मैंने 0.03 लिया, इसका कंसंट्रेशन 0.1 लिए रखा है, और मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन 0.05 लिया है। इसका कंसंट्रेशन मैंने कहा चलो 0.30 ले लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन 0.10 ले लेते हैं, इसका 0.1 है, और मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन 0.40 ले लेता हूँ, इसका कंसंट्रेशन 0.05 ले लेता हूँ और इसका कंसंट्रेशन 0.20। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे रेट दे रखा है 5.7 इंटू 10⁻⁻5, 5.7 इंटू 10⁻⁻5, 1.2 इंटू 10⁻⁻4, 3.1 इंटू 10⁻⁻4। मुझे रेट लॉ बताना है कि भाई रेट लॉ क्या होगा। R इज इक्वल टू K concentration of acetone into concentration of Br2, R is equal to K concentration of acetone, concentration of Br2 into concentration of H plus square. R is equal to K concentration of acetone, concentration of Br2, concentration of H plus. R is equal to K concentration of acetone into concentration of H plus. ठीक है भाई, आंसर डी। तो वैसे अगर हम मान लो ज्यादा दिमाग ना लगाएं इस क्वेश्चन में, बहुत कम दिमाग लगाएं, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हमने देखो क्या किया भाई, जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं हमने एसीटोन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा है, H+ का सेम रखा है, तो सब सेम है ना हमारे लिए। मैंने इसका कंसंट्रेशन भी सेम है, इसका भी सेम है। हमने ब्रोमीन के कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया लेकिन रेट नहीं बदला, रेट कांस्टेंट रहा। इसका मतलब सिंपल है कि ब्रोमीन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और मैंने कहा एक ही रेट लो आप देखो उन सारे में से है जिसमें ब्रोमीन आएगा ही नहीं। मैंने कहा बाकी आपको सॉल्व करना है आप कर लो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है कि आप सॉल्व कर लोगे तो मतलब मुझे कोई बुरा लगेगा उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर सकते।
ठीक है भाई। तो बात क्या है हमारी, बात है कि चलो हमने ये समझ लिया कि भाई हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ अगर हम लिखेंगे और मान लो मुझे अगर ऐसे कोई डेटा दे दिए जाएंगे तो मैं देख लूंगा, उसे संभाल लूंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं बता नहीं पाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में एक कहानी और है, आपने देखा होगा किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना होता है तो उसका तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि राइट थ्योरेटिकल रेट लॉ फॉर स्लो स्टेप। मैंने कहा जो भी हमारे पास में स्लो स्टेप है उसके लिए हम थ्योरेटिकल रेट लॉ लिखते हैं। दूसरा मैंने कहा हमारे लिए क्या है कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फास्ट स्टेप। मैंने कहा जो फास्ट स्टेप होता है उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। और तीसरा हम क्या करते हैं, एलिमिनेट इंटरमीडिएट। मैंने कहा ये 3 स्टेप पूरे करते हैं बस खाली। मैंने कहा उन दोनों की हेल्प से अगर कोई इंटरमीडिएट हमें लगता है कि भाई ये होगा इस रिएक्शन में तो उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। इंटरमीडिएट हम समझते हैं भाई ना जो, तो मैंने कहा ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, आप कह सकते हैं वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए लिखने का तरीका क्या है वो मैंने कहा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ओजोन है, मैंने कहा कि भाई ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें एक स्टेप में ओजोन पहले टूटता है जिससे मैंने कहा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन वो बनाता है, और बाद में आप ये कह सकते हैं दूसरे स्टेप में यही जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ये ओजोन के साथ कंबाइन करके O2 बनाता है। ये दे रखा है मुझे, मुझसे कहा जाता है कि भाई मेरे लिए ये एक फास्ट स्टेप का एग्जाम्पल है और ये स्लो स्टेप है। मतलब ये हमें परेशान नहीं होना है कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा हमेशा स्लो और फास्ट लिख के दिया जाता है। तो मेरा आपसे कहना क्या था कि जो हमारे पास स्लो स्टेप है उसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे, वो भी थ्योरेटिकल रेट लॉ लिखेंगे। तो मैंने कहा स्लो स्टेप सेकंड वाला है तो मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। यही तो लिखा जाएगा, स्लो स्टेप मैंने लिख दिया। और मैंने कहा जो फास्ट स्टेप है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, तो मैंने कहा उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। आपको मालूम है भाई हमारे पास में जो इंटरमीडिएट है, मैंने कहा सभी देख रहे हैं भाई जो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो हमारे लिए रिएक्टेंट O3 है और प्रोडक्ट O2 है। ये O नहीं है, O इंटरमीडिएट है। मैंने कहा मुझे O को एलिमिनेट करना, तो हम सभी जानते हैं भाई अगर हमें O को एलिमिनेट करना है तो सिंपल रिएक्शन को डिवाइड कर देना चाहिए। मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो O तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये O3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे लिए रेट लॉ क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू के O3 इंटू O3 स्क्वायर, और मैंने कहा बाकी क्या आ जाएगा O2 की पावर -1। तो मैंने एक तो मुझे रेट लॉ मिल गया और मुझसे कहा जाता है कि भाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मैंने कहा मैं ये भी बता देता कि भाई मेरे पास में जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा हमारे लिए 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो मेरी आप इस बात से सहमति रखते हो पूरी कि अगर हमारे पास में ये कहानी है तो हम बता पाएंगे कि भाई हमारे लिए क्या रहेगा। तो किसी भी अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना तो ये फिक्स तरीके होते हैं जो मैं अप्लाई कर लूंगा और बता दिया करूंगा भाई क्या रहेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जो कि बताना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन ये है मेरा कि 2NO प्लस Br2। मैंने यहाँ से ट्वाइस NO Br एक रिएक्शन है। मेरा आपसे कहना था कि भाई ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। एक में जो NO है वो Br2 के साथ कंबाइन करके NOBr2 बनाता है जो कि फास्ट स्टेप का एग्जांपल है। मैंने कहा ये फास्ट स्टेप पाया गया इस रिएक्शन में। और दूसरे स्टेप में मैंने कहा जो भी NOBr2 है वो मैंने कहा NO के एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है जहां से NOBr बना देता है। और मेरा आपसे कहना था कि भाई ये स्लो स्टेप है। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा भाई कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, मैंने कहा ये सब क्वेश्चन में देता है हमें। तो मुझे बस आपसे ये जानना है कि भाई हमारे पास में ठीक है जो भी ये कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से रेट लॉ क्या होगा।
मतलब आप मुझे ओवरऑल ऑर्डर बता दो बस खाली, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका रेट लॉ ठीक है। बाकी लिख लेते हैं दोनों लोग। मैंने इतना हम जानते हैं कि जो स्लो स्टेप है उसके लिए हमें रेट लॉ लिखना है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अभी चेक करते हैं। स्लो स्टेप के हिसाब से अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो ये आएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO Br2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। और मैंने कहा जो फास्ट स्टेप है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO Br2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। सभी लोग ये बात देख पा रहे हैं कि NO Br2 जो है वो हमारे लिए क्या है इस केस में इंटरमीडिएट है भाई, ना तो NO Br2 रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कट जाएगा। आपको भी मालूम है अगर ऐसा आ जाएगा तो NO ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा भाई, सभी हो जाएगा, तो ये NO का स्क्वायर हो जाएगा और ये Br2 की पावर 1 आ जाएगी। अगर मान लो मुझसे कहा जाता है कि भाई ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो हम सभी समझ रहे हैं कि भाई ओवरऑल ऑर्डर हमारे लिए 3। ठीक है ना, तो आपने बताया मतलब एकदम सही बताया, गलत नहीं बताया आप लोगों ने मुझे कुछ भी। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हमने देख लिया भाई हमारे पास में क्या होगा, हम समझ गए कि भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो एक कॉमन सा तरीका है, वही हर बार मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे नहीं कोई नया तरीका मैंने यूज किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सॉल्व कर दूंगा मैं। क्यों भाई? अच्छा, जैसे मेरा आपसे कहना ये था कि मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, और मेरा आपसे कहना है कि मेरे लिए ये स्लो स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये फास्ट स्टेप है। ये तो एग्जामिनर लिख के देता है कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। मैंने कहा ये हम तो नहीं मालूम है इसके बारे में। अब मुझे ओवरऑल ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन का, कि आपके मुताबिक इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। ओवरऑल ऑर्डर इज 2। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा, मान लेंगे आपकी बात को। तो इतना तो मैं भी जानता हूँ कि भाई मुझे जो भी रेट लॉ लिखना है वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो मैं अगर स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखूंगा तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। आप देखो जो हमने रेट लॉ लिखा है इसमें क्या कोई इंटरमीडिएट है भाई? नहीं है। इंटरमीडिएट तो बेसिकली इस रिएक्शन का NO Br2 है। और जब इंटरमीडिएट रेट लॉ में आया ही नहीं है तो फिर किस बात का भाई हमें एलिमिनेशन कराना, कुछ नहीं कराना। मतलब हम डायरेक्टली कह देंगे कि भाई हमारे लिए यही आंसर आ जाए। ठीक है ना, तो एक बार देख लेना, ऐसा ना हो कि हम मान लो जबरदस्ती एलिमिनेशन के चक्कर में ही लगे रह जाए। जबकि हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दिया जाए जहां एलिमिनेशन की जरूरत ही ना पड़े, जो मैं डायरेक्टली स्लो स्टेप से लिखूं वही मेरा फाइनल आंसर हो। तो मैं देख लूंगा, मतलब इस चीज को मैं कहीं ना कहीं ध्यान रखूंगा, है ना, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये कि मैंने A2 प्लस B2 एक रिएक्शन ले रखी है, प्रोडक्ट साइड में मैंने 2AB ले रखा है। मेरे आपसे कहना था कि भाई ये रिएक्शन 3 स्टेप में फॉलो होती है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में। मैंने स्टेप 1 में जो A2 है वो कन्वर्ट होता है A प्लस A में। स्टेप 2 में जो कन्वर्ट होता है वो मैंने कहा ठीक है, हमने कहा कि भाई AB2 बनाता है। और बाद में जो AB2 है आप कह सकते हैं कि फिर वो A के साथ कंबाइन करके 2AB बनाता है। मुझे दिया गया कि ये इस रिएक्शन का एक फास्ट स्टेप है, ये इस रिएक्शन का एक स्लो स्टेप है और ये इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। और मुझसे पूछा गया कि भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये मुझे जानना है। आप मुझे ऑर्डर बता दो। ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में मेरे हिसाब से क्वेश्चन आया था, 17 में शायद आया हुआ है। 3/2 बिल्कुल सही है भाई। देखो मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका वही है, जो स्लो स्टेप है उसके लिए हम रेट लॉ लिख देंगे। अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। अब मैंने कहा जब मुझे ठीक है रेट लॉ मालूम है और मैंने कहा जो फास्ट स्टेप है
उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो मान लो मैं इसके लिए लिख लेता तो ये आ जाता कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2। देखो बढ़िया बात ये है हमारे लिए कि भाई जो भी हमारे पास में ठीक है इंटरमीडिएट है वो सिर्फ ए आया हुआ है, मतलब मुझे कुल मिला के ए को एलिमिनेट कराना है। और मुझे लगता है कि ए एलिमिनेट हो जाएगा अगर मैं यहाँ बोथ साइड में रूट ऑपरेट कर लूँ तो। मैंने बोथ साइड में रूट ऑपरेट कर लिया तो ये आ जाता हमारे पास में। अब मैं चाहता था कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो देखो ए से ए तो कट जाता, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाता के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। और मैंने कहा ये ऊपर जाके चल मल्टीप्लाई होता है कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर 1/2। और मैंने कहा अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता तो हम सभी जानते हैं भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे लिए क्या आएगा 3/2 आ जाता। ठीक है ना, तो मतलब मुझे सिर्फ इंटरमीडिएट के तौर पे ए मिला था, मैंने ए हटाना था तो मुझे थर्ड रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है उसमें। मुझे ए हटाना तो मैंने कहा वो ए हटाने के लिए मैं रूट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने रूट ऑपरेट कर दिया। और रूट ऑपरेट करके मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे आंसर पता चल गया कि भाई मेरे पास में आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम काम कर सकते हैं। तो किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हमने रेट लॉ लिखना सीख लिया, भाई रेट लॉ क्या। चलिए अगली एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बात है रिगार्डिंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसमें मतलब कोई भी एक रिएक्शन हमारे पास ए से बी है, अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे तो हम कहेंगे भाई आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, जहां पे हम सभी समझते हैं कि भाई एन जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने कहा अगर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो मैं जानता हूँ रेट का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है, कि जिसकी यूनिट मुझे पता करनी है, कंसंट्रेशन जिसे मैं मोल पर लीटर की पावर एन लिख सकता हूँ। तो क्या आपको यहाँ से देख के नहीं लगता है कि जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n इंटू ठीक है सेकेंड इनवर्स, यही तो आएगा। मेरे रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। तो मैंने कहा मुझे के की यूनिट पता चल गई। अब देखो वो आपका मानना है कि आप उसे अलग अलग तरीके से लिखो, मैंने कहा मेरा मानना है कि मैं सिंपल जो 1 - n को भी मल्टीप्लाई कर लूं तो मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 हो जाएगा इनटू सेकेंड इनवर्स। वो तो मैं जैसे चाहूँ वैसे लिख, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बात समझ गया कि भाई के का यूनिट क्या ये रहेगा मेरे लिए। अब जैसे मेरा आपसे कहना ये था कि मैं अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे लिखवाता तो हम सभी जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू जीरो होती है। और मैंने कहा अगर मैंने एन की वैल्यू जीरो रख दी तो आप खुद देख लो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या वो आप भी जानते हो कि भाई मैं अगर मोल लीटर को मोलर लिख दूं तब भी चल जाएगा, तो मैंने कहा मोलर सेकंड इनवर्स। अब टाइम आप सेकंड में मेजर करो, मिनट में मेजर करो, है ना, घंटों में मेजर करो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं। अगर मान लो मैंने कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रखी है और मैं उसके लिए क्या था, तो मुझे मालूम भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 होती। अगर n की वैल्यू 1 होती तो मैं रख देता, तो n की वैल्यू हम जैसे ही 1 रखते तो सिंपल क्या रहता सेकेंड इनवर्स, या मान लो हम क्या देते मिनट इनवर्स, या हम क्या देते टाइम इनवर्स, तो हमारे लिए ये आ जाता। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ भाई कि किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अगर मुझे ठीक है यूनिट ऑफ रेट मतलब कांस्टेंट बताना हो तो बता देंगे। जैसे मुझे कहा जाए कि सेकंड ऑर्डर के लिए बताओ तो हम जानते हैं भाई उसके लिए हम 2 लिख देंगे। तो अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे लिए भाई मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2। तो मैंने कह दिया भाई हमारे पास में अगर ऐसी बात है इनटू सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स ठीक है लीटर इनटू सेकेंड आ जाएगा। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ भाई कि हमें अगर के का यूनिट पूछ लिया जाए तो हम बता देंगे, या मान लो मुझे के की यूनिट दे दी जाए तो मैं देख के ऑर्डर बता दूंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा।
जैसे मैं आपसे कहता कि भी किसी भी रिएक्शन के लिए जो के का वैल्यू है वो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स के बराबर है। बोलो मुझे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? हाँ भाई बोलो, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? अरे बताओ कहाँ चले गए? फर्स्ट होगा। हमने कहा भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है। अच्छा देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना दिमाग लगाओ कि हमारे हिसाब से जो मोल की पावर है वो 1 - n थी। आप देखो मैंने ऊपर जो लिखा था, मैंने कहा मैं पूरी यूनिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस मोल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जो मोल की पावर है वो 1 - n लिख दे रहा हूँ मैं। अब मैंने कहा मोल की पावर 1 - n लिख दिया मैंने, यहाँ पे आया ही नहीं, मतलब जाहिर सी बात है वो जीरो रहा होगा। जीरो रहा होगा तो हमने n की वैल्यू क्या कह दी? 1 कह दी। ऐसे ही मैं कहता है भाई k का वैल्यू जो हमारे लिए 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स है। तो मुझे जानना है कि भाई इस रिएक्शन में ऑर्डर क्या होगा? आप बता दोगे आराम से? -1। समझ रहे हो? मैंने कहा हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, हम तो बस ये देखें कि भाई हमारे हिसाब से मोल की जो यूनिट होनी चाहिए थी वो यूनिट क्या होनी चाहिए थी? मोल की यूनिट 1 - n होनी चाहिए थी, और यहाँ मैंने कहा 2 दे रखी है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा तो -1 आ गया, तो हम क्या देंगे भाई यही हमारे लिए क्या होगा? ऑर्डर। तो ये काम हम कर लेंगे। जैसे 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल की पावर 1/2 लीटर की पावर 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई 1/2। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मुझे तो बस इतना समझना है कि जो भी मोल की पावर है 1 - n होती है मेरे लिए। मैंने कहा ये 1/2 दे रखी है, मैंने अगर सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हम क्या देंगे भाई? रिएक्शन का ऑर्डर ये आ जाएगा। चलेगा इतना? कोई दिक्कत नहीं आएगी? चलो, तो मैंने कहा हमें के का यूनिट मालूम हो तो हम उसका फायदा उठा लेंगे कभी जरूरत पड़ने पे। मतलब सिंपल के यूनिट को देख के रिएक्शन के ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर दिया करेंगे कि भाई रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहा करेगा। ठीक है ना, इतना चल जाएगा, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम वाली बात हमारे सामने नहीं आएगी। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मैंने A+B2C एक रिएक्शन देखी है, उसके लिए मैंने रेट ले रखा और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को अलग अलग मैंने प्लॉट कर रखा है। मैंने कहा एक के केस में हमारे लिए ये आता है, और जब मैंने रेट को कंसंट्रेशन ऑफ बी के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया तो ये आता है। तो मुझे आप बस इतना बता दो, क्या बताओगे कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है भाई, यहां से सभी को समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पास में रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए की पावर 1 होगी। ये बात भी सभी को दिख रही है भाई, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो बी का कंसंट्रेशन हम बदल भी रहे हैं तो रेट नहीं बदल रहा है। तो हमने कह दिया भाई अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर भी पूछ लेता तो हम कह देते भाई ओवरऑल ऑर्डर 1 हो जाता, या मान लो रेट लो भी होते तो हम रेट लो बता देते, रेट लो क्या। ठीक है, चलो एक बहुत निहायती आसान सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आप लोगों से मैं। क्वेश्चन ये कि एक रिएक्शन है A+B2C, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K with respect to A and B are second inverse and mole per liter per second inverse, then find rate law। आप बता दो, बहुत आसान सी बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
ए की पावर 1 बी की पावर 0। भाई किसको देख के बात समझ में नहीं आती है कि भाई अगर k का यूनिट सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और मैंने कहा b का जो यूनिट है वो मोल लीटा इनवर्स सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो ये रेट लॉ आ जाएगा। वही मैंने कहा भाई रेट लॉ क्या होगा, हमने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हमें सॉल्व कराता रहता है, हम आराम से कर देंगे, कोई ऐसे बड़े काम नहीं होते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। चलो देखो, हमने ये देख लिया कि भाई अगर हमें रेट लॉ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमने सीख लिया है ना। रेट लॉ लिखने के साथ साथ में हमने जो है थ्योरेटिकल रेट लॉ भी लिखना सीखा, भाई कैसे लिखा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल भी हमने सीखा। और मैंने कहा अगर किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ लिखना होता है तो वो भी हमने देख लिया कि भाई किसी मल्टी स्टेप के लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम आगे एक और कहानी है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भाई देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज मतलब चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं आप लोगों से, जिसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। और देखो, मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of any reaction always increases। ठीक, मैंने कहा तो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो नो डाउट ये एक बड़ा फैक्टर है और जरूरी फैक्टर है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, मैंने टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा बढ़ेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑलवेज वर्ड यूज किया, इस बात का ध्यान रखना, मतलब अपना दिमाग मत लगाना कि एक्सोथर्मिक है तो कम होगा, एंडोथर्मिक है तो ज्यादा होगा, नहीं। जब भी मुझसे कहा जाएगा भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बस सिंपल हम एक ही बात बोलेंगे कि मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। हालांकि और भी फैक्टर होते हैं जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनको हम डील करते हैं, डिफरेंट रेट लॉ लिखते हैं उसमें हम डील करते हैं इनको। या फिर मैंने कहा सरफेस एरिया होता है, हमें मालूम है सरफेस एरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैटलिस्ट हम लेते हैं, हम ये भी जानते हैं भाई कैटलिस्ट भी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम यूज करते हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें मैंने कहा लाइट की इंटेंसिटी भी मैटर करती है, इन पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। हम टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने कहा हम टेम्परेचर के बारे में जब आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल मैं कंसंट्रेशन और प्रेशर वाले फैक्टर को डील करता हूँ क्योंकि मेजर फैक्टर यही है जिसको यहाँ डील करना होता है। देखो, मेरा आपसे कहना क्या है, मेरा आपसे कहना है कि अगर मैंने टेम्परेचर मतलब कंसंट्रेशन की बात की होती तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमें मालूम है भाई हमारे सिलेबस में डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन हमें पढ़ाने होते हैं, जिसमें मैं पहले nth ऑर्डर की बात करता हूँ। मतलब मैंने कहा अगर कोई भी एक रिएक्शन ए से बी है और मैं इसका रेट लॉ नोट करता हूँ तो मैं जानता हूँ ये रेट लॉ ये लिखा जाता है आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, जहाँ पे मैं एन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ता हूँ। मैंने कहा एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लो नोट कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात हम समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास में
ये लिखा जाएगा nth ऑर्डर रिएक्शन है, नो डाउट मैं यही लिखूंगा। मैं जानता हूँ मैं रेट को मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ, इसमें किसी को एतराज ही नहीं है। के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा भाई माइनस डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, दिस इज इक्वल टू के इंटू डी टी। या मैं कह सकता हूँ भाई मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस एन इंटू डी ए विद नेगेटिव साइन, दिस इज इक्वल टू के डी टी। बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम को मैं 0 से t पे ले लेता हूँ और कंसंट्रेशन को मैंने सी नॉट से सी टी ले लिया। आप भी समझ रहे हैं मेरे लिए सी नॉट क्या है। मैंने कहा सी नॉट कहते हैं या बहुत सारी बुक्स में उसको ए नॉट कहा जाता है। तो मैंने कहा जब भी सी नॉट लिखा हो या फिर मैंने कहा ए नॉट लिखा हो या सिंपल ए लिख देता है इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो मैंने कहा ये मेरे लिए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, या आप कह सकते हैं इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब जब रिएक्शन की स्टार्टिंग नहीं हुई थी तब जो भी कंसंट्रेशन है वो लिखा जाएगा। दूसरा हम सी टी वर्ड यूज कर लेते हैं, ए टी लिख लेते हैं, या कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया तो उसे ए माइनस एक्स लिख देते हैं। और मैंने कहा ये क्या है हमारे पास में, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। मैंने कहा टी टाइम तक जब रिएक्शन हो ली तो उस टाइम बाद आप कह सकते हैं मेरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो मैंने आफ्टर टाइम टी जो भी कंसंट्रेशन है उसे लिख दिया गया। ठीक है, इतना आप भी जानते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स रिएक्टेंट को लेके बनी है, पूरी कहानी जो है वो रिएक्टेंट को लेके बनाई गई है हमारे। तो मैंने कहा हम ऐसा कर सकते हैं, तो अब तो इंटीग्रेशन वाली कहानी है, तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम सभी जानते हैं भाई ए की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, बाहर माइनस साइन लगाइए, लोअर लिमिट सी नॉट है, अपर लिमिट सी टी है, दिस इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, और मैंने कहा लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी, ये काम किया जाएगा। इसी को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो मैंने कहा ये वन माइनस एन है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके एन माइनस वन बाहर ले आता हूँ। मैं अगर अपर लिमिट रखता तो ये आ जाता सी टी की पावर, ठीक है, वन माइनस एन माइनस सी नॉट की पावर वन माइनस एन, ये लिखता, दिस इज इक्वल टू के टी। मैंने कहा इसको मैंने के टी की फॉर्म में लिख दिया। मैं अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन। इसको मैं लिख सकता था वन अपॉन सी टी लिख दिया था, तो सी टी की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन सी नॉट की पावर एन माइनस वन। तो मैंने कहा मुझे किसी भी एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन मिल गया कि भाई किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखें। मैंने कहा ठीक है, अगर हम याद भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखो वो मैंने कहा कि अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से लिखती हैं, जैसे हो सकता है किसी बुक में सी टी को उन्होंने ए टी कह दिया हो, ठीक, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए टी की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट की पावर एन माइनस वन। मैंने कहा बात तो वही है। या फिर मैंने कहा किसी बुक में इनिशियल कंसंट्रेशन को ए कह दे और कुछ टाइम बाद के कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स कह दे, तो ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ए की पावर एन माइनस वन। तो मैंने कहा अगर किसी बुक में आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन लिखे हुए दिख जाए तो वो सेम है और कुछ नहीं, हमने सी नॉट और सी टी के टर्म्स में पढ़ा है, मैंने कहा बुक्स में ऐसे भी लिखे हुए मिल जाते हैं। तो हमें एक तो ये बात भैया पता चल गई कि किसी भी हमारे पास में nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर मैंने कहा याद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके काम ही आता है हमेशा। दूसरा लगे हाथ मैं यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन कर देता हूँ,
हम सभी वैसे तो भाई जानते हैं हाफ लाइफ टाइम होता है, जिसको मैंने कहा T50% से या T½ से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने कहा बाई डेफिनेशन हम ये भी समझते हैं भाई हाफ लाइफ टाइम होता क्या है। तो मैं ऐसा लिख दूं भाई, दैट इज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द concentration of reactant to half of its initial concentration is known as हाफ लाइफ टाइम। मैंने कहा हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आधा होने में जो भी टाइम लगता है वो हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी आफ्टर हाफ लाइफ, तो मैं उसे C0/2 कहूँगा। भाई इनिशियली मैंने कहा जो Ct की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे लिए C0/2 लिखी जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया तरीके से ये बात समझ रहे हैं कि मैंने कहा हाफ लाइफ बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा तो आधा बच जाएगा। तो मैंने कहा Ct की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में C0/2 लिखी जाएगी। मैंने कहा हम जो है एक एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई Kt इज इक्वल टू 1/n-1। अभी हमने लिखा था 1/Ct की पावर n-1 अपॉन 1/C0 की पावर n-1। मैं अगर इसे हाफ लाइफ से रिलेट कराने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि T½ इज इक्वल टू 1/n-1। मैंने कहा नो डाउट Ct की जगह पे मुझे C0/2 रखना पड़ेगा, n-1 1/C0 की पावर n-1 ये लिखना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो T½ आएगा दैट इज इक्वल टू 1/n-1। मुझे मालूम है ये 2 की पावर n-1 आ जाएगा -1 और एलसीएम के फॉर्मेट में क्या रह जाएगा 1/C0 की पावर n-1। तो मैंने किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी हमें मिला। मैं नहीं कह रहा कि आप इसे याद ही करो, मेरा कोई ऐसा मतलब आप कह सकते हैं वो इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे मैं मतलब कहानी को याद कराऊं। मैं तो बस बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस एक बात जो मुझे यहाँ से बतानी है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद करोगे, और वो ये है कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि जो भी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मैंने कहा जो हमारे पास में दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n-1। ये आप कहीं ना कहीं देख सकते हो। मैंने कहा ये आप याद करोगे। अब देखो वो अलग बात है कि आप चाहो तो कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओ, तो जो n-1 है वो 1 - n हो जाएगा। मैंने कहा आप सिंपल कंसंट्रेशन को a लिख लो, तो मैंने कहा a की पावर n-1 हो जाएगा। वो तो मैंने कहा आपका मन होता है, जैसे भी आप चाहोगे वैसे मतलब जो है कह दोगे। या मान लो मैंने a को इधर ले जाके अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश की थी तो T½ इंटू a की पावर n-1 कांस्टेंट हो जाता है। तुम लोग मैं तो बस ये चाहूंगा कि कोई एक रिलेशन याद कर लो, मुझे आपसे सारे रिलेशन याद कराने ही नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप पहला एक याद रख लो कि जो भी हाफ लाइफ होगा वो कंसंट्रेशन की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मुझे बस ये जानना है कि आप कम से कम इतना कर लो, बाकी कुछ मत करो आपसे, ठीक है ना। तो हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं भाई कि भाई हमारे पास में जो भी हाफ लाइफ है वो क्या होगा, और मैंने कहा बाकी की चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।